हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार भाग 3। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो उसको आप जिसने ना पढ़ा हो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाए और उन्हें पढ़ ले। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो उसके लिए मैंने क्या है एक पहलू बना दिए हैं, फेसेट बना दिए हैं कि हम मौलिक अधिकारों में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला फेसेट। तो पहला हमारा फेसेट है अधिकार एक परिचय। तो पहले हम पढ़ेंगे अधिकार एक परिचय कि अधिकार होता क्या है, इसका क्या है परिचय, हमारे भारतीय संविधान में कैसे अधिकार है और कहाँ पर क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का मौलिक वर्ग। अच्छा, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है, तो ये भी पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है। ठीक है, दूसरा पेशर में। तीसरे में पढ़ेंगे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति ये भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता, कैसे हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं, मौलिक अधिकारों में कहाँ तक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी जानेंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन, कैसे इनका सस्पेंशन होगा, निलंबन होगा, संकुचित होंगे। मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग, पेरिफेरियल जो क्लास होता है मौलिक अधिकारों का, वो भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों का विशिष्ट वर्ग, तो विशिष्ट वर्ग में कौन कौन से अधिकार आते हैं वो भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की सापेक्ष न्यायपालिका की क्या भूमिका है, अगर मौलिक अधिकार में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, मौलिक अधिकारों की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये 10 फेसेट हैं, तो हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, डस्टर कहाँ गया। हाँ, तो इसे साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिकार एक परिचय। तो अधिकार एक परिचय में हम जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, आजादी को कहते हैं, आजादी। ठीक है, अधिकार क्या है, एक प्रकार की आजादी है। आजादी तो कोई भी आजादी हो सकती है, आजादी तो किसी भी प्रकार की आजादी हो सकती है, लेकिन अधिकार कब बनता है, यदि वही आजादी क्या हो जाए हमारी, उसे लीगल या फिर हमें वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाए, लीगल जस्टिफाइज हो जाए। ठीक है, लीगली प्रूव्ड हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसी आजादी को हम क्या कहेंगे, अधिकार कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आजादी को क्या मिल जाए, वैधानिक संरक्षण, वैधानिक संरक्षण। यदि वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं वो क्या बन जाता है, अधिकार, लीगल राइट बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिकार। तो अधिकार जो होंगे वो कैसे होंगे, लीगल होंगे। ठीक है, तो आजादी जो होती है उसे अगर हम कहें लीगल या वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, हमारा अधिकार कहलाती है, अधिकार कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिकार क्या होता है, एक प्रकार की आजादी जिसे वैधानिकता प्राप्त हो। ठीक है, ऐसी आजादी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है ये बाद में हम जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम एक के लिए करते हैं आजादी क्या होती है। आजादी एक प्रकार की ऐसी आजादी जो किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश को बिना हम कहें क्षति पहुंचाए। ठीक है, ऐसी आजादी को क्या कहेंगे, हम अधिकार कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे हम भारत में है तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद ऐसा कहने। ठीक है, ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है। तो ऐसी हमारे लिए कोई लीगल राइट नहीं है। ठीक है, तो लीगल राइट वही होंगे जो किसी दूसरे व्यक्ति, समूह या जाति को क्या पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए। तो ऐसी आजादी को क्या कहेंगे, हम अधिकार कहेंगे। ठीक है, तो आप हम जानते हैं भारतीय संविधान में कहाँ और कैसे हमारे अधिकार हैं। ठीक है, तो अधिकार एक परिचय में देखते हैं। देखो मैं बताऊं, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इस डायग्राम ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसी के अंदर क्या हो जाएगा, एक और डायग्राम बनाते हैं जिसे हम क्या दें, भाग पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो अधिकार है, पार्ट 3 में क्या है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। तो 12 से अधिकार 35 तक जो भी कुछ है, ठीक है,
12 से 35 में जो जो अधिकार है वो पार्ट 3 के अंतर्गत समाहित है। तो ये मतलब ये क्या है, पार्ट 3 मतलब संविधान के अंदर है, मतलब संविधान में है। ठीक है, इसी प्रकार जो पार्ट 3 में जो अधिकार होंगे, ये पार्ट 3 के अधिकार क्या होंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, ठीक है, धार्मिकता का अधिकार, और अपन कहें शिक्षा तथा स्वतंत्र शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब क्या है, पार्ट 3 के भाग हैं हमारे भारतीय संविधान की। ठीक है, इसी प्रकार और पार्ट 3 के अलावा कुछ राइट तो इधर पार्ट 3 में है ना, क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स। इन्हें बोलते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। जो पार्ट 3 में उन्हें क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स। और अलावा फंडामेंटल राइट के अदर देन, मतलब अदर देन मतलब दूसरे, जैसे कि आर्टिकल 301 क्या कहता है, 301 कहता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार है इसमें। ठीक है, लेकिन वो पार्ट 3 में समाहित नहीं। इसी प्रकार 301 है, 326 देखा होगा तुमने, मतदान देने मत देने का अधिकार। ठीक है, सभी वयस्क मताधिकारों के लिए। तो ये क्या है हमारे, ये अदर राइट्स हैं, लेकिन ये पार्ट 3 में नहीं है। ये केस में नहीं है, हम कहेंगे ये पार्ट 3 में नहीं है, ये पार्ट 3 के अलावा हैं, तो इसलिए हमने अदर राइट्स कहे। लेकिन है ये भी राइट, ये भी अदर। ठीक है, इसी प्रकार एक राइट और होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार से तात्पर्य क्या होगा, सकारात्मक तात्पर्य से यदि विधायिका चाहे, हमारी क्या होती विधायिका, या किसी भी देश की विधायिका कुछ कानून बनाए। ठीक है, ऐसे कानून जैसे कि एग्जाम्पल समझते तो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि दहेज प्रथा, दहेज के विरुद्ध जो अधिकार है। ठीक है, उपभोक्ता के संरक्षण में, ठीक है, का अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार तुम देखोगे तीसरा, जैसे कि हम देखें 3 तलाक, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे 1 साल हो गई है 2019 तक। ठीक है, तो तीन तलाक, ठीक है, 3 तलाक हुआ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसी प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं हमारे, लीगल राइट होते हैं। लीगल तो सॉरी सभी होते हैं, सकारात्मक विधि से इसे भी क्या होती है, वैधानिकता प्राप्त होती है। तो ये क्या होते हैं हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं होते, लेकिन बाद में हमारी विधायिका क्या करती है, धीरे धीरे इनका सृजन करती है हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, तो आवश्यकताओं के अनुसार क्या होता है कि सकारात्मक जो अधिकार होते हैं विधायिका सृजन करती है इनका। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के, ये भी एक प्रकार के क्या है, अधिकार है। ठीक है, यदि हम इन सबको मिला दें, यदि हम इनको क्या करें, सबको मिला दें, तो जो इनका जो सृजन होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, ठीक है, वैधानिक अधिकार। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। ये क्या कहलाएंगे, वैधानिक या लीगल राइट, लीगल राइट्स। ठीक है, तो चाहे वो संविधान के बाहर हों, लेकिन अधिकार हैं। ठीक है, जैसे दहेज प्रथा का जो मूल संविधान में नहीं था लेकिन हम वर्तमान में है, तो ऐसे सारे अधिकारों को हम मिला के क्या बोलते हैं, लीगल, जिसे वैधानिकता प्राप्त होती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि अधिकार कहाँ और कैसे हमारे संविधान में है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि जो भी इसमें अधिकार हैं वो सारे क्या हैं, वैधानिक अधिकार हैं, जिसमें इसे बोलते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो संविधान में है। भला ही पार्ट 3 में हो, कुछ अदर भी हो, लेकिन है तो संविधान में ही। ठीक है, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बोल देते हैं। ठीक है, और ये सकारात्मक विधि विधायिका द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि एकात्मक के लक्षण होता है, जब चाहे विधायिका बना सकती है, जब चाहे हटा सकती है। ठीक है, तो ये सारे को मिला के क्या बोल देते हैं हम, वैधानिक अधिकार, ऐसे लीगल राइट्स। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेसेट जो हमने बनाया था उसकी। मौलिक अधिकारों की प्रकृति। ठीक है, सॉरी, मौलिक अधिकार, मौलिक क्यों, ये है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक
क्यों, ठीक है। तो मौलिक अधिकार मौलिक क्यों, ठीक है। वाई फंडामेंटल राइट्स इज द फंडामेंटल्स, ठीक है। जो फंडामेंटलों में से फंडामेंटल है, मतलब मौलिक अधिकारों में भी मौलिक अधिकार हैं जो कि पार्ट 3 में समाहित हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार के द्वारा ही क्या करता है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास कर पाता है। इसके द्वारा क्या करता है, व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का कैसा विकास, सर्वांगीण विकास कर पाता है, ठीक है। सर्वांगीण, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, सबसे अहम होते हैं, सबसे अहम होते हैं, ठीक है। कौन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे अहम होते हैं, क्यों, ये मेन होते हैं, ठीक है। इनके बगैर हम अन्य चीजों, जैसे कि हम कहें प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार, तो नैसर्गिक अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार। तो जैसे ही हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन तथा प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपने पढ़ा होगा, जीवन तथा अपन कहें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसा क्या है, हमारा आर्टिकल 21 कहता है। तो उसके तहत क्या होता है कि कोई हमारा जीवन को छीन नहीं सकता, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे अहम होते हैं, सबसे अहम होते हैं, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास करने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। सर्वांगीण विकास से मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं और बता दूं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना क्या करेगा, सामाजिक हो, ठीक है, आर्थिक हो, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक हो, या फिर हम कहें दार्शनिक हो, ठीक है। सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो विकास किसके द्वारा होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के। यदि इनको हटा दिया जाए तो दोस्तों हमारा लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा संविधान में मौलिक अधिकार सबसे मौलिक है, सबसे मौलिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमारा सभी रूपों से विकास सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं। व्यक्ति के सभी रूपों से सर्वांगीण विकास करने के लिए ये जरूरी होता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, यदि मौलिक, अगर हम संविधान, अगर मान के चलो हम, हमारा ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, अगर इसे हम क्या करें, फंडामेंटल रिड्यूस कर दें, हटा दें, तो क्या हो गया, अलोकतांत्रिक संविधान, अलोकतांत्रिक संविधान। फंडामेंटल राइट ही हमें क्या देता है, स्वतंत्रता देता है, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार देता है, अस्पृश्यता के विरुद्ध हमें अधिकार देता है, क्या करता है, सभी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। यदि कोई कमजोर है, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थान, दुकान हो, होटल हो, किसी भी स्थान पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे जो अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स में, इनका अगर ना हो तो हमारा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होते हैं, सबसे अहम होते हैं। तो मैंने बता देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर फंडामेंटल राइट हटा दिए जाएंगे तो हमारा संविधान कैसा होगा, अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक होगा तो सरकार कैसी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। सरकार निरंकुश हो गई, सारी जनता परेशान हो जाएगी। सरकार का मुखिया क्या होगा, तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी की क्रांतियां हो गई, ठीक है। अपने राज्य में देश आंतरिक कलह उत्पन्न होगी, ठीक है। गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे तुम साउथ के जो देश होते हैं, साउथ से मतलब होता है जो दक्षिणपंथी देश होते हैं, जो कि डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। तो आप आए दिन देखते हो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, कि इस अमुक देश में गृह युद्ध की संभावना आ गई है, करंट का मुद्दा चलता है। तो ये होते हैं कि उसकी यदि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या कहता है, संविधानवाद दर्शाता है। संविधानवाद मैंने पहले लेक्चर में बताया था, तो मैं पहले या दूसरे लेक्चर में क्या होता है, संविधानवाद की लैंगिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, अपन कहें स्वतंत्र नौकरशाही, स्वतंत्र ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट में स्वतः ही हमें मिल जाते हैं। तो ये संविधानवाद के मूल लक्षण होते हैं, और संविधानवाद जिस संविधान में होता है वो लोकतांत्रिक संविधान होता है, ठीक है। खैर हम यदि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे, सॉरी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके।
तो ये हो गया होगा क्लियर कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों। अब जानते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, ठीक है। नेचर इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन नेचर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है वो प्रकृति में कैसे हैं। तो मैं आपके लिए पहले यदि ग्लोबली रूप से बताऊं कि विभिन्न विभिन्न देशों में कैसे क्या फंडामेंटल राइट्स है, उनकी क्या प्रकृति है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं तो चाहूँ कि आपको सीधे सीधे निकल जाऊँ, लेकिन दोस्तों मेरा ये वैल्यू है, मेरा नैतिकता है कि यदि मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं लगभग सारे जो संभव हो सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए जाऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो इसके लिए समझने से पहले मैं 3 चीज़ें समझा देता हूँ। एक यूके, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक इंडिया। तो यूके में कैसी मतलब यूके में क्या है जो व्यवस्था है वो कैसी संसदीय है। यहाँ भी अध्यक्षात्मक है और यहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहें विधायिका की सर्वोच्चता है किससे, जुडिशरी और कार्यपालिका से, ठीक है। विधायिका की जो लेजिस्लेटिव है वो क्या है, पावरफुल है इन दोनों से। यहाँ पर क्या होती है, जुडिशरी पावरफुल होती है किनसे, अन्य दो से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। इसी प्रकार इंडिया में भी क्या है, हमारी जुडिशरी पावरफुल है किससे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन पावरफुल है, विधायिका पावरफुल, यहाँ जुडिशरी और यहाँ पर जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो विधायिका पावरफुल है, तो विधायिका क्या करती है, सकारात्मक विधियों का सृजन करती है, सकारात्मक विधियों का सृजन, और सकारात्मक विधियों के सृजन के द्वारा क्या बनाती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है। और इन्हीं विधि में क्या होते हैं हमारे, इनके जो आधारभूत हम कहें आधारभूत अधिकार होते हैं, इनमें क्या होते हैं, आधारभूत अधिकार होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, आधारभूत अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग अपना विकास करते हैं। ये भी लोकतांत्रिक देश के है, ये भी लोकतांत्रिक, ये भी लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक जो देश होगा उसमें दोस्तों आधारभूत अधिकार तो होंगे, तभी तो विकास कर पाएंगे लोग बाग, ठीक है। तो इस सकारात्मक विधि के द्वारा क्या करती है विधायिका, इनको क्या बनाती है, मतलब बनाती जाती है, ठीक है, समय के साथ। यहाँ पर क्या है, और जैसे कि हम कहें, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर ऐसे कर लो थोड़ा सा, कि यहाँ पर सकारात्मक होंगे, विधियां बनाती जाएगी विधायिका जब चाहे। यहाँ पर विधायिका की सर्वोच्चता है, विधायिका यदि विधायिका मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स बनाती है, क्या बनाती है, कोई राइट्स बनाती है, या यहाँ पर राइट्स लिख लो सीधे, बेसिक राइट्स, यहाँ पर बेसिक आधारभूत राइट बोलते हैं, बेसिक राइट्स। तो बेसिक राइट्स अगर विधायिका ने सृजन किए हैं सकारात्मक विधि के द्वारा, यदि ये विधायिका ने सृजन किए हैं, यदि इनका उल्लंघन होता है, ठीक है, किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, अगर कार्यपालिका इनका उल्लंघन करती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करेगी, न्याय करेगी, मतलब उल्लंघन इनका उपचार करेगी। उपचार मतलब संवैधानिक उपचार करेगी कि ये क्या है, जो कार्यपालिका इनके विरुद्ध कार्य कर रही है, इसके द्वारा लोगों को असुविधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो बेसिक राइट्स हैं जो कि अब यूके के, तो उनके विरुद्ध क्या होगी, जुडिशरी पावरफुल दिखेगी। लेकिन दोस्तों यदि यही अराजकता अत्याचार करने लगे, कौन, विधायिका ही अत्याचार करने लगे, यदि विधायिका अत्याचार करने लगे तो फिर जुडिशरी क्या होती है, इसके पैर हड़बड़ाने लगते हैं, ये कमजोर पड़ जाती है किसके अपेक्षा, विधायिका के। और विधायिका कमजोर पड़ जाती है तो यहाँ पर इसीलिए क्या होती है, विधायिका की सर्वोच्चता है। यहाँ पर क्या है, विधियों की सर्वोच्चता है, ठीक है, विधायिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं यहाँ पर जो बेसिक राइट्स हैं वो विधायिका क्या करती है, जब चाहे बना सकती है और जब चाहे हटा सकती है, उसे अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो बिल ऑफ राइट्स का है उसका अगर अत्याचार करती है विधायिका खुद, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करेगी, ठीक है, उसका मन करेगा तो करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी, ठीक है।
लेकिन कार्यपालिका यदि करती है तो जुडिशरी पावरफुल है यहाँ पर, वो कार्य उनका है। लेकिन जो यूएस है, यूएस के जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, लेकिन वहां पर क्या है, न्यायपालिका को अत्यंतिक शक्ति, मतलब न्यायपालिका क्या है वहां पर सबसे अहम भूमिका निकाले, मतलब सक्रियता बहुत है न्यायपालिका की। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में क्या है, जुडिशरी की सक्रियता है, जुडिशरी क्या है, पावरफुल है। और जुडिशरी पावरफुल है तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जुडिशरी के जो भी जुडिशरी पावरफुल है, तो जुडिशरी ने अपनी सक्रियता के द्वारा फंडामेंटल राइट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो अधिकार है उन्हें क्या बोला जाता है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स जो हैं, यहाँ पर जो बेसिक राइट्स हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा का चार्टर बोलते हैं। जो 1215 में जॉन प्रथम जो शासक हुआ था, 1215 में जॉन प्रथम ने एक मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किए थे कि चलो भाई मैं हस्ताक्षर करता हूँ, ये आपके लिए अधिकार दिए मैंने, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा कहते, मैग्ना कार्टा का घोषणा पत्र या चार्टर बोलते हैं यहाँ पर ब्रिटेन में। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट न्यायपालिका द्वारा सृजन की गई थी इनकी सक्रियता के द्वारा। और जो बिल ऑफ राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पर भी ऐसे ही हैं। यदि इनका विरुद्ध कार्यपालिका कर देती है तो जुडिशरी पावरफुल होगी, यहाँ पर कार्रवाई करेगी इसके विरुद्ध, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर विधायिका भी यदि इनके विरुद्ध जाती है तो भी जुडिशरी पावरफुल है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हम कहें अपेक्षाकृत यूके से बहुत बड़ी डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ की प्रकृति कैसी है, ये हमेशा न्यायोचित प्रकृति के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यायोचित प्रकृति के हैं। ये सकारात्मक विधि के द्वारा सृजन नहीं होंगे, ये तो किसके द्वारा होंगे, बिल ऑफ राइट, जो न्यायपालिका ने एक बार बना दिए कि ये तुम्हारे राइट्स हैं। सकारात्मक विधि बनती हैं लेकिन वो इतनी कारगर नहीं होती जितने इनके विरुद्ध नहीं कर सकते, उनके विरुद्ध कर सकते हैं लेकिन इनके विरुद्ध नहीं कर सकते, बिल ऑफ राइट्स के विरुद्ध। तो ये हो गया हमारे देश का। इसी प्रकार इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कर दिए, पहले ही इसमें रख दिए कि चलो दोस्तों ये रख देते हैं, और यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो हमारे यहाँ जुडिशरी पावरफुल है, ठीक है। केशवानंद भारती केस सुना ही होगा तुमने 1973 का। तो उसके बाद से जुडिशरी की सक्रियता और जी बढ़ गई, ठीक है। जुडिशरी की सक्रियता बढ़ने के कारण क्या हो गया, जुडिशरी के पास ये सारी शक्तियां हैं, यदि विधायिका या कार्यपालिका इनका उल्लंघन करती है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि न्यायपालिका सक्रिय होता की भूमिका उतार के अपने नागरिकों को क्या करेगी, उपचार देगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थोड़ा सा देखा कि कहाँ पर क्या बोलते हैं फंडामेंटल। तो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा या वनडे एग्जाम में या फिर कहीं पर भी, बिल ऑफ राइट्स कहाँ बोलते हैं, ये मैग्ना कार्टा का चार्टर ब्रिटेन में बोलते हैं, और भारत में क्या है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, भाग 3 में समय क्या है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थोड़ी कंपेयर। अब हम जानते हैं प्रकृति। तो प्रकृति अब हम समझने में थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, या फिर क्या है, राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब मौलिक अधिकारों का जो दायित्व होगा वो कौन निभाएगा, ठीक है। दायित्व में कैसी प्रकृति होगी कि वो निभाएगी। तो मैं बता दूं कि इसकी जो प्रकृति होगी फंडामेंटल राइट्स की, जो कैसी हुई, न्याय योग्य होगी, न्यायोचित बोल देते हैं, न्यायोचित, ठीक है। वैधानिक रूप से कैसी होगी, वैधानिक रूप से न्यायोचित प्रकृति के होंगे, ठीक है। यदि मैंने बताया था हमारे इंडिया में क्या जुडिशरी पावरफुल है, और जुडिशरी पावरफुल है तो किसी भी नागरिक के क्या होंगे, फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन हो रहा होगा तो न्यायपालिका सक्रियता दिखाती हुई उनको उपचार देगी, ठीक है। हम सीधे सीधे यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सीधे कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी है हमारे यहाँ की न्यायोचित प्रकृति, ठीक है। मतलब कैसी है, न्यायोचित यानी जस्टिसेबल, ठीक है, लीगली जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड, लीगली जस्टिफाइड है, कैसी है, लीगली जस्टिफाइड है। और क्या है, इन्हें क्या है, लागू भी किया जा सकता है यदि जैसे क्या है, ये परिवर्तनीय बोल देते हैं, परिवर्तनीय। देखो टेक्नोलॉजी जो हमारे टेक्निकल वर्ड है उन्हें तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। परिवर्तनीय ऐसा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, परिवर्तनीय,
ठीक है। वैधानिक रूप से क्या होंगे, ये प्रवर्तनीय होंगे। तो प्रवर्तनीय होंगे मतलब लागू किए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, यदि हम इसका इंटरप्रिटेट करें, इसका हम विश्लेषण करें तो क्या होगा, यदि किसी के भी फंडामेंटल राइटों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए लग गया और ये जस्टिफाई हो गया कि ये फंडामेंटल राइट का अमुक व्यक्ति के या अमुक संस्था के उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सक्रियता दिखाती हुई सरकार को आदेश देगी कि सरकार से कहेगी ये फंडामेंटल राइट का अमुक व्यक्ति के या अमुक संस्था के फंडामेंटल राइटों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, इन्हें लागू करो। तो संसद क्या करेगी, आर्टिकल 35 का यूज करते हुए ऐसी क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएगी, नियामकीय ढांचा बनाएगी, इसके द्वारा वो क्रियान्वयन करेगी सरकार। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में कि हमारी फंडामेंटल राइट की प्रकृति है, ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, प्रवर्तनीय है। न्यायोचित मतलब ऐसे अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। और क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, न्याय योग्य होगी। यदि ये उल्लंघन होता है तो हम सरकार या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह सकता है कि सरकार से कि इसे लागू करवाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे कितने फीसद हो गए, अधिकार एक परिचय, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं, और तीसरा हमारा फीसद हमने क्या पढ़ा है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें दोस्तों, इतने अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें कि मैं पूरा टोटली हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में क्या है, एक्चुअली यूपीएससी या पीएससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए कोई डिटेल से हिंदी मीडियम के द्वारा क्या होते हैं, सामान्यतः ऑफलाइन क्लासों में तो संभव हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासों में विशेषतः हम कहीं यूट्यूब पर तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, यदि किसी को लाभ पहुंचता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो, सबको लाभ हो सके। ठीक है, तो और सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, और सैद्धांतिक पक्ष को जब व्यवहार के रूप में नहीं उतारेंगे तो हम अपनी राज्य व्यवस्था की प्रणाली भी नहीं देख पाएंगे, हम गवर्नेंस की जो कार्य चलती है वो भी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि हमारा संविधान जो होता है वो क्या होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, और जब व्यवहार में लेते हैं तो वो राज्य व्यवस्था की प्रकृति बन जाती है, राज्य व्यवस्था बन जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि यह बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली चीज। ठीक है, क्या है हमारा, अब फीसद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन चलो हम करते हैं, सारे ही करने हैं हमें कवर। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, मौलिक ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने में थोड़ा आसानी रहती है। फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण कैसे कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इसके वर्गीकरण के क्या होंगे, इसमें हम सबसे पहले देखें परिधीय वर्ग, जो मैंने फीसद बनाए थे आप देखेंगे तो परिधीय वर्ग। फंडामेंटल राइटों का क्या है, परिधीय वर्ग। ठीक है, जो फीसद बनाया था मैंने, कोई सा फीसद देख लेना आप, स्क्रीनशॉट जो लिया था आपने। परिधीय वर्ग और मूल वर्ग, मूल वर्ग फंडामेंटल राइट का क्या मूल वर्ग, और फंडामेंटल राइट्स का अपवादिक रूप या अपवादिक स्वरूप, अपवादिक स्वरूप, स्वरूप या रूप जो भी है। ठीक है, और अन्य, अन्य में जैसे कि आर्टिकल 35 में वर्णित प्रावधान। ठीक है, तो ये है हमारा वर्गीकरण। तो परिधीय वर्ग में क्या होगा, परिधीय वर्ग में दो आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13।
तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 किसमें पढ़ेंगे हम? परिधि वर्ग। आर्टिकल क्या बताता है? राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य में क्या क्या शामिल होगा। आर्टिकल 13 क्या बताता है? कौन सी विधियों को लीगली मतलब मान्यता होगी, ठीक है, कौन सी की नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। मूल वर्ग में क्या होता है? मूल वर्ग में तुमने देखा होगा इसमें बहुत सारे आर्टिकल वो आते हैं, जैसे कि समानता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से किससे 14 से लेके 18 तक है, 14 से 18 तक। समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्वतंत्रता 19 से 22 तक, ठीक है। स्वतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, शोषण का जो अधिकार है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 तक। स्वतंत्रता, समानता, शोषण। और धार्मिक, धार्मिक जो है, धार्मिक अधिकार है हमारा किससे है? 25 से लेकर 28 तक है। और शिक्षा तथा संस्कृति का कहाँ से कहाँ तक है? शिक्षा तथा, शिक्षा एंड संस्कृति का जो अधिकार है, संस्कृति का वो कहाँ से कहाँ तक है हमारा? 29 और 30 है, ठीक, 29 और 30 है। और एक क्या है हमारा? संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा हम उपचार करवाते हैं। उपचार का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा है आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो ये हो गया क्या? मतलब मूल वर्ग। तो मूल वर्ग में ये हो गया, ठीक है, कि मूल वर्ग में स्वतंत्रता, समानता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हो गया हमारा मूल वर्ग, ठीक है। अपवाद में तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें कितने, पहले मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, अब 6 बचे हैं। 6 मूल वर्ग में कितने? 6 जो हमें पड़े। 7वां क्या है? जो हटा संपत्ति का अधिकार, वो हटा के 301 में रख दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अंजाम दिया था। 19(1)(f) भी हटा गया था, 31(1) और 2 भी हटाया गया था। इसे हम आगे लेक्चरों में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अपवाद एक स्वरूप में जैसे कि आर्टिकल 31(1), 31(b), 31(c), ये हमारे अपवाद में आते हैं, ठीक है। यदि लोक कल्याणकारी कोई कार्य करना है, सरकार के लिए यदि कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना है, तो फंडामेंटल राइटों की अपवाद क्या है कि मतलब उल्लंघन करती है, मतलब संकुचित करती है, निर्बंधन करती है, उसमें क्या करती है? उसमें कमी करती है फंडामेंटल राइट की स्वतंत्रता में, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए कब होता है? जब एक बड़े समूह के लिए लाभ पहुंचाना हो, मतलब लोक कल्याणकारी के लिए काम करना हो सरकार की, तो ऐसा करती है, ठीक है। हम जानेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में क्या है कि जो हमारे जो सैन्य व्यवस्था होती है, सैन्य व्यवस्था मतलब सैनिक जो होते हैं, तो उनको डिसिप्लिन लाने के लिए, नहीं तो वो नौकरी ना करके कहेंगे हमारे तो ये अधिकार है, हमारे लिए ये दो छूट दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, सिविल ड्रेस नहीं पहनेंगे सब एक सी। तो इस तरीके से बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ आर्टिकल 33 में व्यवस्था की गई है कि सैन्य लोगों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए, मतलब अनुशासन लाने के लिए उनमें क्या होगा? आर्टिकल 33 के तहत प्रावधान है, जो कि सैन्य लोगों को अनुशासन में ढालने के लिए। इसी प्रकार आर्टिकल क्या कहता है? 34 सैन्य लॉ, मार्शल लॉ सुना होगा। मार्शल लॉ क्या होता है? जब कोई आपदाकालिक परिस्थिति बन जाती है, ऐसी कि हमारा गृह युद्ध हो गया हमारे देश में, और हमारा क्या लग गया? सैनिक लॉ लग गया। हर जगह क्या है? सैनिक जो सैनिक होते हैं वो क्या करेंगे कि सैनिक की अपना शासन प्रशासन की सारी शक्तियां अपने में लेंगे। वो अपना क्या कर सकते? इसी के तहत अपना जैसे वो अपनी न्यायपालिका में ना जाके उनकी सैन्य न्यायपालिका खुद की होगी। तो आर्टिकल किसके तहत होगी? आर्टिकल 35 के तहत, सॉरी 34 के तहत, ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल तुमने देखा हो, कभी सुना हो, 358, 359, ठीक है, सुना होगा, सुन लो, नहीं सुना है और इसे तो पढ़ेंगे तो वही तुम, ठीक है, सारी चीजें क्लियर तो करेंगे। आर्टिकल 35 और 30 आर्टिकल 358 और 359 ये कहता है यदि आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल में कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है उनका निलंबन या उन्हें क्या कर दिया? निलंबन कर दिया जाता है, संकुचित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार क्या होता है 30 जिस दोनों क्या है, जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है तो आपातकाल के संबंध में इनके विरुद्ध मतलब फंडामेंटल राइट को संकुचित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अपवाद एक स्वरूप में, क्योंकि अपवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे फंडामेंटल तो विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने, लेकिन इसमें क्या होगा? थोड़ी सी हम रोक भी लगाते हैं, तो इसलिए अपवाद में रखते हैं, ठीक है।
जो कि शासन प्रशासन के लिए क्या है, जरूरी भी है। और आर्टिकल 35 में क्या है, संसद क्या होती है, मैंने बताया था कि संसद जो होती है वो जैसे कोई कानून को, जैसे फंडामेंटल राइट को क्या करना है, मतलब लागू करवाना है, तो लागू मतलब क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन के लिए क्या बनाएगी, नियामकीय ढांचा, नियामकीय ढांचा का क्या करेगी, निर्मित करेगी। तो नियामकीय ढांचा बनाएगी आर्टिकल 35 के तहत। जैसे कि तुमने देखा आर्टिकल क्या है हमारा 17 है, तो आर्टिकल क्या है 17, अस्पष्टता के बारे में कहता है। तो अस्पष्टता के बारे में आर्टिकल 17 कहता है। ये तो अस्पष्टता को व्यवहार में कैसे लाए, तो उसके लिए नियामकीय ढांचा बनाया, कानून भी बनाती है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955, सुना है, अस्पष्टता अपराध 1955। तो ऐसे ही करने में संसद के लिए शक्ति है कि वो आर्टिकल 35 के तहत यदि संभव है और नहीं हो रहा है सामान्यतः, तो वो कुछ कानून भी बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, टेंशन मत लो, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां हमारा होगा। ठीक है, मतलब कोविड-19 जाएगा, फिर हमारा संसार दोबारा हम उसी में आएंगे, हमारी सारी परिस्थितियां दोबारा मतलब जैसी की तैसी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, इसी के साथ